मोदी शाह तेरा नाम इस्लामोफोबिया, यूएपी तेरा नाम इस्लामोफोबिया, असम पुलिस तेरा नाम इस्लामोफोबिया, असम पुलिस तेरा नाम। शर्जील के बारे में, उमर खालिद के बारे में, खालिद सैफी के बारे में, मीरान के बारे में, गुलफिशा के बारे में बातें बहुत सी हो चुकी हैं। लेकिन ये बात जरूरी है कि शर्जील जेल में क्यों है, उमर खालिद जेल में क्यों है। आप इवेंट पे डिस्कशन कर रहे हैं, आप इंडिविजुअल पे डिस्कशन कर रहे हैं, आप आइडियाज पे डिस्कशन करिए। क्यों ऐसा हुआ है कि दर्जनों पॉलिटिकल पार्टी सेंटर और स्टेट में रही हैं, लेकिन वो जो जुल्म मुसलमानों पे वो नया नहीं है। ये जुल्म बहुत पुराना है। हमें जुल्म से तब तक हम नहीं लड़ पाएंगे जब तक हम इसके बेस में नहीं जाएंगे। इसका बेस, इसकी बुनियाद इस्लामोफोबिया है। वही बात अगर कोई दूसरा आदमी कहे तो वो एक्सेप्टेड है सोसाइटी को, वो एक्सेप्टेड है स्टेट को, लेकिन वही बात शर्जील इमाम कहता है तो एक्सेप्टेड नहीं है। प्रॉब्लम शर्जील के स्पीच में नहीं है, प्रॉब्लम शर्जील के कंटेंट में नहीं है, प्रॉब्लम उसके रिलीजन में है। ये स्टेट के लिए प्रॉब्लमेटिक है। और जब तक आप बुनियाद पे आके बात नहीं करेंगे, आप कभी सोल्यूशन पर नहीं पहुंच पाएंगे। शाहीन बाग खड़ा क्यों हुआ, शाहीन बाग की जरूरत क्यों थी, क्यों जरूरत थी कि स्कॉलर अपने स्कॉलरली डिबेट से निकल के रोड पे बैठे? क्योंकि शर्जील ने कहा था कि स्कॉलर्स ने अपनी सारी थ्योरी इन बैकग्राउंड पे इन दीवारों के बीच में गुजार दिया। किताबों से निकलिए, आइडियाज से निकलिए, इसको आप अमल में लाके देखिए। लोग सड़कों पे क्या फेस करते हैं उसको देखिए, तब आपको पता चलेगा चीजें पे डिस्कशन करना कितना आसान है और उसको अमली जाना पहनाना कितना मुश्किल है। लोग शाहीन बाग में क्यों जमा हुए? शर्जील ने और मैंने एक आर्टिकल लिखा था, हजारों बार ये बात हमने कहा कि एंटी सीए मूवमेंट एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है, एक आइसबर्ग का टिप हो सकता है, लेकिन वो पूरा आइसबर्ग नहीं है, ये पूरा इवेंट नहीं है। शाहीन बाग में जो लोग खड़े हुए थे वो सिर्फ एंटी सीए के लिए नहीं खड़े हुए थे। शाहीन बाग के लोग खड़े हुए थे सवाल करने स्टेट से, क्यों यूनिलैटरल डिसीजन लेके तुमने 370 को अब्रोगेट किया, क्यों 35A को तुमने अब्रोगेट कर दिया। वो खड़े हुए थे कि बाबरी मस्जिद का हिसाब कौन देगा, वो खड़े हुए थे ट्रिपल तलाक में क्रिमिनलाइज क्यों किया। वही सुप्रीम कोर्ट सबरीमाला की रिव्यू के लिए तैयार है, बाबरी मस्जिद का रिव्यू उनका एक्सेप्टेड नहीं है। वही सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पे काम नहीं कर रही है कि जब आर्टिकल 14 का भी वायलेशन है ऐसे नया नहीं है, ये जुल्म नया नहीं है कि जो जुल्म किया तो दवा नहीं, जो दवा मिली तो शिफा नहीं। वो जुल्म करते हैं मुझ पे ऐसे जैसे मेरा कोई खुदा नहीं। ये जुल्म नया नहीं, ये नाइंसाफी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, पावर प्रिविलेज नया नहीं है, लेकिन मुसलमानों का खिलौना बनना, मुसलमानों पे जुल्म होना और उसको दूसरा अमली जामा पहनाना, दलितों को मुसलमानों से दूर करना, कॉन्स्टिट्यूशनल एब्रोगेटी की बात ये नहीं। आप देखिए, I want to reassert that Chakka Jam is not sedition. Chakka Jam is not UAPA. But even so, Chakka Jam is sedition if Sharjeel Imam calls for it. Chakka Jam is UAPA if Sharjeel Imam calls for it or any Muslim calls for it, because the state has criminalized Muslims to the extent that even something as constitutional as Chakka Jam can be criminalized. And also because how dare a Muslim youth, a brilliant, amazing, unapologetic, brave Muslim youth call for a Chakka Jam. How dare he organize a resistance, a celebration of Muslim identity such as Shaheen Bagh. उसकी हिम्मत भी कैसे हुई कि उसने स्टेट किसको आइडियोलॉजिकली चैलेंज करने की कोशिश कर दी। Who is strengthening the state to be as vicious, to be as brutal against Muslims? Who is not
front of the state and between state and the Muslims, who is not taking our side, who is choosing to stay silent over oppression of Muslims, who is doing it? ये सवाल हम सबको पूछने की ज़रूरत है, क्योंकि आरएसएस ने जब पहले हिंदू यूथ को या किसी हिंदू इंसान को रेडिकलाइज करने की कोशिश की थी, तो उस इंसान की ये जिम्मेदारी थी कि वो आरएसएस के उस लीडर को थप्पड़ लगा के बोलती कि हम इस पॉलिटिक्स में यकीन नहीं रखते। लेकिन किसने अलाउ करा आरएसएस को इस देश में पनपने के लिए? ये सवाल मुसलमान हर उस इंसान से पूछना चाहता है जो अक्सरियत में है, जो भले ही बीजेपी को वोट ना देता हो, जो भले ही ये यकीन रखता हो कि हम तो मुसलमानों को कत्लेआम नहीं करना चाहते, हम तो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं, हम तो सेक्युलर डेमोक्रेसी फैंसी वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, बट मुसलमान उन सब से पूछता है कि आपने हमको सिर्फ एलियनेट करा है, सिर्फ क्रिमिनलाइज करा है, क्योंकि आपने खामोश रहा है। मुसलमान के खिलाफ इल्जाम होता है कि मुसलमान टेररिज्म में जाता है, वो इस्लामिकेट बनाना चाहता है। उसके पास 56 देश हैं, 56 देश में 56 तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है, कहीं डेमोक्रेसी है तो कहीं मोनार्की है। हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू का पूरी दुनिया में एक ही देश है, और वहीं पे उन्होंने कंबाइंड जब पॉलिटिक्स करी तो वो सिर्फ वायलेंस और हेट्रेड की करी। तो ये सनातन के बारे में क्या डायरेक्शन देता है? ये सवाल उन हिंदुओं से है कि जो बोलते हैं कि सर्व धर्म संभव फिलॉसफी पॉसिबल है हिंदुस्तान में, तो आप साबित करके दिखाइए क्यों आपका पॉलिटिकल कन्वर्जेंस सिर्फ एक स्टाइल ऑफ फैशिस्ट पॉलिटिक्स में होता है, और क्यों मुसलमानों की तरह आपको आजाद मौदूदी। और शर्जील पूछता है कि क्यों है कॉन्स्टिट्यूशन में एनामलीज, तो उस पर लोग हाथ खड़े कर देते हैं। 608 दिन लगे आपको एक सपोर्ट देने में, जब एक बंदा प्रिंसिपल पे बात करता है। 608 दिन लगे आपको साथ खड़े होने में, तब आप कहाँ थे जब शर्जील पे पूरे न्यूज़ चैनल एक लाइन से उसका मीडिया ट्रायल कर रहे थे? ये सवाल हमें खुद से करना है। हमें पूछना है कि जब आप रिजर्वेशन का मुद्दा सोशल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस डालते हैं, तो 341C में मुसलमानों को इससे दूर क्यों किया गया? हमें पूछना है कि 44 की जरूरत क्यों है, आर्टिकल 48 की जरूरत क्यों है? हमें पूछना है 25 क्लॉज 2 में हिंदू के डेफिनेशन की जरूरत क्यों है? ये मुद्दे कोर मुद्दे हैं। आप जो जुल्म देख रहे हैं मुसलमानों पे, चाहे एमपी में हो चाहे किसी स्टेट में हो, आप जो जुल्म देख रहे हैं मुसलमानों पे, चाहे कश्मीर में हो चाहे यूपी में हो, वो जुल्म एक जिस्म के ऊपर का जो बीमारी है, वो असली बीमारी स्टेट के डीएनए में है। असली बीमारी कहीं और है, उस पर डिस्कशन करिए। क्यों 70 सालों में कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट में नहीं ला सका? क्यों 70 सालों में मुसलमानों पे जो जुल्म हुआ वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिल के किया, लेकिन आज तक कोई इंसाफ नहीं है। दिल्ली में जब दंगे हुए हम लोग वहीं थे, हमने देखा कैसे मुसलमान होने के नाम पे जुल्म हुआ। जब लोग पुलिस को फोन करते थे तो पुलिस कहते तुमको आज़ादी चाहिए। आज जेएनयू में आज़ादी के नारे लगाने बहुत आसान है, ये कहना बहुत आसान है कि हम छीन के लेंगे आज़ादी। उससे पूछे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जिसको जो आज़ादी की मांग कर रहा था कि व्हाट हैपेंड टू देम। तो नारे लगाने के ऑप्टिक्स से निकलिए, फील्ड में उतरिए। एक कम्युनिटी, हजारों लोग ऐसे जो परेशान हैं, और यही हमने जमा मौत पहनाएंगे। जब जब जुल्म होगा हम और शाहीन बाग खड़ा करेंगे। तो शाहीन बाग इवेंट नहीं है, फेस नहीं, शाहीन बाग का एक आइडिया है। वो आइडिया ये है कि आप नाइंसाफी से लड़ सकते हैं। शाहीन बाग का एक आइडिया है कि आप जुल्म से लड़ सकते हैं। शाहीन बाग का एक आइडिया है कि आप जुल्म के खिलाफ लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, और वो कहीं भी कर सकते हैं। तो हमको एकजुट होना है इस बारे में। हमको डीएनए पे बात करनी है। पिछले 608 दिनों में हजारों ऐसे मौके हैं जब मैंने खुद से सवाल किया कि शर्जील अंदर क्यों है? क्या वो इसलिए अंदर है कि उसने एक नारे लगाए? तो नारे तो बहुत लगे हैं ना। जंतर मंतर पे भी नारा लगा था कि जब मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, तब तो उनको 608 दिन अंदर नहीं किया। नारे तो और भी लगे थे ना, जब दिल्ली में वो दंगे करके वो मुसलमानों के घर जला रहे थे। नारे तो तब भी लगे जब रोज मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है। तो नारों की वजह से शर्जील अंदर नहीं है। फिर मैंने सोचा शायद शर्जील के दंगों में कोई रोल तो नहीं है, जो कि फार्सिकल है, बट फिर भी शर्जील ने 28 जनवरी को सरेंडर किया। दंगे 23 फरवरी से हुए। जिन लोगों ने दंगे इंस्टिगेट किए वो आज भी बाहर है। तो शर्जील दंगों से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसकी वजह से अंदर नहीं। तो शर्जील अंदर क्यों है? क्योंकि शर्जील एक आइडिया है।
शर्जील एक असर्शन ऑफ आइडेंटिटी है, शर्जील एक प्रैक्टिकल है, उसने अपनी बातें थ्योरी तक नहीं रखी। शर्जील इस्लामोफोबिक स्टेट की आंख में आंख डाल के बोलता है कि तुम जालिम हो, तुम्हारे डीएनए में इस्लामोफोबिया है। शर्जील सेकुलरिज्म का जिन पार्टियों ने सेकुलरिज्म का अब लबादा ओढ़ा हुआ है, शर्जील उसको बोलता है कि तुम्हारे लबादे के अंदर इस्लामोफोबिया है, ये बर्दाश्त नहीं है। तो शर्जील एज अ पर्सन स्टेट भले ही प्रेजेंट कर ले, शर्जील एज एन आइडिया। उमर खालिद एज अ पर्सन भले ही आप जेल में 6,000 दिन रख दीजिए, लेकिन उमर खालिद एज एन आइडिया, आप तेल तुमड़ों को या भीमा कोरेगांव में जितने भी लोग अंदर हैं, आप उनको भले ही जेल में अंदर कर दीजिए 6,000 दिन, लेकिन उनका जो आइडिया है, जो उनका सोल है, जो फाइटिंग है, वो एसेंस है, उसको आप अंदर नहीं कर सकते। The alacrity to fight, the wisdom, the valor, and the faith that they have on themselves, उसको आप अंदर नहीं कर सकते। वो बाहर है और इसका सबूत आप सब लोग हैं। शर्जील भले ही जेल में फिजिकल फॉर्म में, लेकिन हम सब शर्जील हैं, हम सब उमर खालिद हैं, हम सब खड़े हुए इस बात का सबूत है। आइडिया मरता नहीं, आइडिया जिंदा रहता है। और जल्द ही शर्जील और उमर खालिद बाहर निकलेंगे, जल्दी जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स से बाहर निकलेंगे। लेकिन हमको एक और सवाल पे सोचना है कि मैं सोचता हूँ 17-18 साल जेल में रह के, 20 साल जेल में रह के जो लोग निकले हैं, वो स्टेट के प्रिजन से तो निकल गए, वो स्टेट की जेल से तो आज़ाद हो गए, हम सोसाइटी ने अपनी जेल से कभी आज़ाद किया है? हमको ये बात सोचनी है। हम उनके गम में शरीक हैं, हम उनके दुख में हैं, हम उनकी परेशानियों में हैं, लेकिन जब से हमें ये भी पता है कि उनका जो एंटी नेशनल का टैग है वो भी फिक्टिशियस है, लेकिन ये सोसाइटी का दोगलापन है कि हमने कभी उनको खुले बाहों से एक्सेप्ट नहीं किया। आप भले ही नहीं जानते हो, लेकिन मैं दर्जनों ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपने 10 साल 12 साल जेल में गुजारा है और बेगुनाह साबित होकर आए हैं, और आज वो रोते हैं, वो सवाल करते हैं कि हम किस सोसाइटी के लिए अंदर गए थे, हम किसके फाइट के लिए अंदर गए थे, हम किस मजलूम के लिए अंदर गए थे। आज सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अगली बार जब शर्जील और उमर आपके बीच आए, अगली बार जब कोई भी पॉलिटिकल प्रिजनर आपके पास आए, तो आप उनको भरोसा दिलाइए कि आप सिर्फ स्टेट की जेल से ही आज़ाद नहीं हैं, आप हमारी जेल से भी आज़ाद हैं। हमारे लिए आज भी आप वही जो पहले थे, हम आज भी आपको उसी खुले मन से, खुले दिल से एक्सेप्ट करें। गुज़र औकात करो हो, मुझसे ही अमीरों की तरह बात करो हो, दिन एक सितम रात करो हो, वो दोस्त हो दुश्मन को भी तुम मात करो हो, और दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो। क्या बात है।